जय हिंद फ्रेंड्स। मैं उमेश आप सबका नंदन एजुकेशन पॉइंट में स्वागत करता हूं। आज हम लोग कक्षा 8 के एक्सरसाइज 1E के प्रश्नों को हल करेंगे। तो आइए शुरू किया जाए। पहला प्रश्न है, निम्नांकित कथनों में से सत्य कथन को चुनिए। पहला कथन क्या दिया है, 2 बटे ऋण 5 गुणे ऋण 3/4 बराबर ऋण 3/4 गुणे 2 बटे ऋण 5। अब इसमें आप लोग देखेंगे कि एक तरफ 2 बटे ऋण 5 और ऋण 3/4 इन दोनों का आपस में गुणा किया गया है। दूसरे तरफ इनके क्रम को बदल के गुणा किया गया है, यानी माइनस ऋण 3/4 को पहले और 2 बटे ऋण 5 को बाद में लिखा गया है। तो ये कौन सा नियम है, ये गुणन का क्रम विनिमय नियम है। और चूंकि दोनों संख्याएं एक ही हैं दोनों तरफ, चाहे बाएं पक्ष को देखें चाहे दाहिने पक्ष को, केवल इनका क्रम बदला है, तो गुणनफल भी हमेशा एक ही बराबर आएगा। यानी ये कथन हमारा सत्य है। और इसका नियम, इस नियम का नाम अगर लिखें तो नाम हमारा क्या होगा, नाम होगा गुणन का क्रम विनिमय नियम। कौन सा? क्रम विनिमय नियम, क्रम विनिमय नियम। ठीक। दूसरा प्रश्न क्या कह रहा है, दूसरा है ऋण 2 बटे ऋण 3 गुणे 1/5 गुणे ऋण 2/7 बराबर ऋण 2 बटे ऋण 3 गुणे 1/5 गुणे ऋण 2/7। तो यहाँ पे पहले ऋण 2 बटे ऋण 3 और 1/5 का एक साथ गुणा किया गया है, फिर इसमें ऋण 2/7 का गुणा किया गया। दूसरे तरफ दाहिने तरफ क्या किया गया है कि पहले 1/5 और ऋण 2/7 का गुणा कर लिया गया, जो आया उसमें ऋण 2 बटे ऋण 3 का गुणा किया गया। तो ये कौन सा नियम है, तो ये गुणन का साहचर्य नियम है और ये भी सत्य है। गुणन का कौन सा नियम है, साहचर्य नियम। तो इसका नाम आप लोग क्या लिखेंगे, गुणन का साहचर्य नियम। ये गुणन का साहचर्य नियम है, साहचर्य। तीसरा क्या कह रहा है, 3/4 और -5/7 का गुणनफल परिमेय संख्या नहीं है। तो अब यहाँ पे क्या है, 3/4 भी एक परिमेय संख्या है और -5/7 भी एक परिमेय संख्या है। और दो परिमेय संख्याओं को चाहे आप लोग गुणा करें, चाहे जोड़ें, घटाएं या भाग दें, हमेशा एक परिमेय संख्या ही मिलती है। लेकिन ये कह रहा है कि इनका गुणनफल परिमेय संख्या नहीं है। यहाँ पे ये क्या कर दिया, गलत कर दिया इसको। ये गुणनफल जो आएगा वो भी एक परिमेय संख्या होगी। ठीक। चौथा क्या कह रहा है, 7/8 धन ऋण 5/6 गुणे 3/4। दो परिमेय संख्याओं को जोड़ दिया, दोनों ऋणात्मक परिमेय संख्या हैं, उनको जोड़ दिया और पूरे योगफल को 3/4 से गुणा कर दिया बाएं पक्ष में। दाहिने पक्ष में क्या कर रहा है, तो एक संख्या को 7/8 को 3/4 से गुणा किया, फिर ऋण 5/6 को 3/4 से गुणा किया, फिर दोनों को जोड़ दिया। तो ये कौन सा नियम है, ये कौन सा नियम है, तो ये है आपका गुणन का योग पर वितरण। और ये भी क्या है, ये भी सत्य है। तो यहाँ आप लोगों ने देखा कि 3 प्रश्न आपके, 3 कथन सत्य निकले और एक कथन असत्य निकला। चौथा जो कथन है ये कौन सा नियम था, तो ये था गुणन का किस पर वितरण, योग पर वितरण। तो इस प्रकार से आप लोगों ने देखा पहले कथन में, पहले प्रश्न के 4 कथनों में पहला, दूसरा और चौथा कथन सत्य निकला और तीसरा कथन असत्य निकला। आइए अगले प्रश्न पे चलें। अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्नांकित कथनों को गुणा की क्रिया करके सत्यापित कीजिए। ठीक। तो गुणा की क्रिया करके आपको सत्यापित करना है। सत्यापित करने के लिए क्या करते हैं, बायां पक्ष और दायां पक्ष हल करते हैं। अगर दोनों बराबर आ जाए तो हमारा कथन सत्यापित हो जाता है। तो देखिए यहाँ पे पहले प्रश्न में क्या दिया है, पहले है 2/7 गुणे ऋण 11/8। ये हमारा LHS है, यानी बायां पक्ष है। तो अब क्या करेंगे, गुणा करते समय अंश का अंश में और हर का हर में गुणा करते हैं। लेकिन अगर तो क्या करेंगे इसको, देखिए अब 2 से आपका 8 कट सकता है, कितने बार में, 4 बार में।
इसको आप काट देंगे। ऊपर क्या बचा, कुछ नहीं, केवल ऋण 11 बचा, तो ऋण 11 लिख दीजिए। और नीचे बचा 7 और 4, इसका गुणा कर दीजिए, 7 चौक कितना आ गया 28। तो बायां पक्ष आपका कितना आ गया, तो ये आ गया ऋण 11/28। अब हम दाहिना पक्ष हल कर लें, तो दाहिना पक्ष हमारा कितना आ जाएगा, ये ऋण 11/8 को गुणा कर दिया है 2/7 से, तो 2 से आप फिर 8 को काट दीजिए, कितनी बार में कटेगा, 4 बार में। ऊपर क्या बच गया है, ऋण 11, तो इसको आप ऐसे ही लिख लेंगे, नीचे 4 और 7 का गुणा करके लिख देंगे, 7 चौक 28। तो यहाँ भी कितना आ गया, ऋण 11/28। यानी आपने क्या देखा कि यहाँ से हमको मिल गया कि LHS इक्वल्स किसके है, RHS को। और चूंकि दोनों पक्ष आपके समान हो गए, तो ये क्या हो गया, आपका प्रश्न सत्यापित हुआ। और आपने इसको कैसे सत्यापित कर दिया, तो दोनों तरफ का आपने गुणा कर किया और ये बराबर आ गया, इसलिए कथन आपका क्या हो गया, सत्यापित हो गया। दूसरे भाग पे चलें। क्या कह रहा है, -8/9 गुणे 15/17। बाएं पक्ष में क्या है, -8/9 और गुणे 15/17। तो इधर हम LHS ले रहे हैं, -8/9 और इसमें गुणा किसे करना है, 15/17 से। तो अंश का अंश में और हर का हर में गुणा करेंगे, लेकिन अगर कुछ काम है तो क्या करेंगे, काट लेंगे। तो देखिए 3 से 9 कट जाएगा 3 बार में, और 3 से 15 भी कट जाएगा कितने बार में, 5 बार में। अब आपको 8 और 5 का ऊपर गुणा कर दीजिए, तो -8 है +5, 8 5 40, तो ये आ गया -40। और नीचे 3 बचा और 17, तो 17 3 51 आ गया। ठीक, RHS पे आ जाते हैं। RHS क्या कह रहा है, तो ये है 15/17 और इसमें गुणा करना है -8/9 का। तो फिर आप क्या करेंगे, 3 से 9 को काट लीजिए और 15 को काट लीजिए, 5 बार में कट जाएगा। अब 5 और ऋण 8 का गुणा कर दीजिए, तो 5/40 प्लस माइनस माइनस होता है, ये आ गया -40। 17 में 3 का गुणा करेंगे तो 17 3 51, यानी ये भी कितना आ गया, -40/51। तो यहाँ से आपका क्या हो गया, LHS बराबर क्या आ गया, RHS आ गया। तो जैसे ही दोनों पक्ष बराबर आ गया, तो आपका जो कथन है वो क्या हो गया, सत्यापित हो गया। कथन आपका क्या हो गया, सत्यापित हुआ। अब तीसरे भाग को कर लें। तीसरा भाग क्या कह रहा है, कह रहा है कि -8/7 का गुणा करना है 1/2 और ऋण 4/3 के गुणनफल में। तो पहले हम LHS ले लें। LHS कह रहा है कि -8/7 का गुणा आपको करना है इसमें 1/2 और ऋण 4/3 के गुणनफल में। तो पहले इसका गुणा कर लीजिए, तो 1 का ऋण 4 में गुणा करेंगे तो आ जाएगा ऋण 4, और 2 का 3 में गुणा करेंगे तो आ जाएगा 2 3 6। अब यहाँ पे ऋण 8/7 का गुणा करना है ऋण 4/6 में। तो देखिए ऋण और ऋण ये दोनों क्या हो जाएंगे, प्लस में बदल जाएंगे। अब 8 और 6 ये दोनों 2 से कटेंगे, तो 2 से इसमें काटें तो ये 4 बार कट जाएगा, और इसको काट दें तो 3 बार कट जाएगा। अब 4 का 4 में गुणा कर दीजिए, तो 4 चौके 16 हो गया, और 7 तिरिके 21 आ गया, यानी उसका उत्तर आ गया 16/21। अब चूंकि ऋण में ऋण का गुणा हुआ है तो ये धन हो गया है, तो इसका गुणनफल धनात्मक आएगा। अब हम लोग RHS को हल कर लें, तो इसमें ऋण 8/7 और 1/2 के गुणनफल में ऋण 4/3 का गुणा करना है। तो पहले इसको गुणा कर लिया जाए, तो देखिए ऋण 8 और 1 का गुणा करेंगे तो आएगा ऋण 8, और 7 और 2 का गुणा करेंगे तो आएगा 14। इसमें आपको ऋण 4/3 से गुणा करना है। ठीक, अब क्या कटेगा यहाँ पे, देखिए हम चाहें तो 2 से 8 और 14 को काट सकते हैं, या 4 और 14 को काट सकते हैं, किसी को भी काट लें। तो देखिए 2 से हम काट ले रहे हैं 4 को, या 8 को ही काट ले देते हैं, 2 चौके 8 और 2 सत्ते 14। अब यहाँ ऋण 4 और ऋण 4 का गुणा करेंगे तो ऋण ऋण धन, यानी ये हो गया 16, 4 चौके 16, 7 तिरिके 21। तो इधर भी क्या आ गया, 16/21।
यानी आपका RHS यानी बायां पक्ष और दायां पक्ष और LHS यानी बायां पक्ष, ये दोनों बराबर निकल गए। तो ये क्या हो गया, फिर आपका क्या हो गया, सत्यापित हो गया। अगर एक भी क्वेश्चन में दोनों पक्ष समान ना निकलें तो या तो समझ जाइए कि क्वेश्चन गलत है या आपने गलती कर दी है, तो वो सत्यापित नहीं होगा। सत्यापित कब होगा, जब दोनों पक्ष आपके एक समान आ जाए हल करने पर। आइए अब अगले प्रश्न पे चलें। तीसरा प्रश्न कह रहा है, निम्नांकित में रिक्त स्थानों की पूर्ति अपनी अभ्यास पुस्तिका में कीजिए और प्रत्येक कथन के आगे संबंधित प्रगुण का नाम भी लिखिए। प्रगुण यानी जैसे आप लोगों ने पढ़ा है क्रमबिन में, साहचर्य, फिर से आपका कौन सा होता है, योग का तत्समक अवयव होता है, और व्युत्क्रम। ठीक, इन प्रगुणों को आप लोगों ने पढ़ा है। और साथ ही साथ गुणा में जीरो का गुणा जब करते हैं, जीरो से किसी संख्या को, तो उसका क्या प्रगुण होता है, ये भी आप लोगों ने पढ़ा है। एक से गुणा करते हैं तो क्या होता है, ये भी पढ़ा है। तो आइए देखते हैं कौन किस प्रगुण का योग करके भरना है। पहला है कि 2/11 गुणे ऋण 3/7 बाएं पक्ष में है, और दाहिने पक्ष में ऋण 3/7 गुणे तो लिखा है, लेकिन किसे गुणा करना है ये नहीं लिखा है, ये आपको भरना है। लेकिन ये कह रहा है कि दोनों तरफ का गुणनफल एक समान यानी बराबर आ रहा है। तो बाएं पक्ष में आपकी दो संख्याएं हैं, दाहिने पक्ष में उसमें से एक संख्या तो आ गई, दूसरी संख्या नहीं आई है। गुणनफल बराबर तभी हो सकता है जब दोनों संख्याएं एक ही हों। अगर एक संख्या कॉमन हो जाए तो दूसरी भी कॉमन हो जानी चाहिए। तो यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा 2/11। क्या आ जाएगा, 2/11। और ये किस नियम का प्रयोग किया हमने, किस प्रगुण का प्रयोग किया, तो ये हमारा कौन सा है, गुणन का क्रम विनिमय, गुणन का क्रम विनिमय प्रगुण है। ठीक, क्रम विनिमय, ये गुणन का क्रम विनिमय प्रगुण है। ठीक, दूसरे को देखिए, दूसरे में कह रहा है कि इधर पहले ही खाली जगह दे दिया, फिर 2/3 और 3/2 का गुणा कर दिया बाएं पक्ष में। दाहिने पक्ष में क्या कर रहा है कि ऋण 11/3 का गुणा कर रहा है, और एक 3/2 है। तो बाएं पक्ष में और दाहिने पक्ष में आप देखेंगे एक संख्या कॉमन है, कौन सी, ये संख्या है आपकी 3/2, इधर भी है और इधर भी है। ठीक, 2/3 बाएं पक्ष में तो है लेकिन दाहिने पक्ष में नहीं है, और ऋण 11/3 दाहिने पक्ष में है लेकिन बाएं पक्ष में नहीं है। तो जब हम लोग साहचर्य नियम को पढ़े थे गुणन के, तो उसमें क्या था, 3 संख्याएं होती हैं, पहले किसी दो का गुणा करके उस गुणनफल में तीसरी का गुणा करें तो हमेशा एक जैसे आता है, उत्तर समान आता है। तो यहाँ भी बीच में बराबर का चिन्ह लगा दिया, इसका मतलब तीनों का गुणा करने पर उत्तर एक ही समान आएगा, और ये तभी संभव है जब तीनों संख्याएं एक ही हों दोनों पक्षों में। तो 3/2 तो दोनों में मिल गया। अब बाकी जो नहीं मिला दोनों तरफ, तो उनको एक समान करना है। जैसे 2/3 हमको बाएं पक्ष में नहीं मिला तो हम दाहिने पक्ष में भी 2/3 लिख देंगे, क्योंकि बाएं पक्ष में तो है, दाहिने पक्ष में नहीं था। अब दाहिने पक्ष में ऋण 11/3 है लेकिन बाएं पक्ष में नहीं है, तो यहाँ पर ऋण 11/3 लिख दीजिए। अब ये हमारा गुणन का साहचर्य नियम, यहाँ पे गुणन का कौन सा नियम लग गया, साहचर्य नियम, और इस नियम से ये आपका कथन पूर्ण हो गया, साहचर्य नियम हो गया। हमने इसको बिना गुणा किए भर भी लिया, खाली जगह भर गया, आपका प्रगुण का भी पता चल गया। अब तीसरे में आ जाइए, देखिए इस नियम को अगर आप लोग ध्यान से देखें तो पहचान गए होंगे ये कौन सा नियम है। ऋण 5/7 का गुणा करना है लेकिन दो संख्याओं के योगफल पर गुणा करना है। तो जब दो संख्याओं के योगफल पर किसी संख्या का गुणा करते हैं तो उसे कहते हैं गुणन का योग पर वितरण, गुणन का योग पर वितरण। तो इसमें क्या होता है, गुणन दोनों संख्याओं के साथ अलग अलग वितरित हो जाता है, यानी जिस संख्या से गुणा किया जा रहा है उस संख्या से दोनों में अलग अलग गुणा करके फिर जोड़ देते हैं। तो यहाँ पे देखिए बाएं पक्ष में ऋण 5/7 से गुणा कर रहे हैं, तो ऋण 5/7 यहाँ भी आ गया लेकिन यहाँ पे नहीं आया। ठीक, यहाँ पे कौन सी संख्या है ये हमें नहीं पता है, लेकिन अगर दाहिने पक्ष को देखें तो ऋण 5/7 का पहले ही गुणा किसमें किया है, 2/5। इधर 2/5 नहीं है तो आप 2/5 को भर दीजिए। फिर ऋण 5/7 का गुणा होना चाहिए ऋण 4/7 में, तो ऋण 4/7 तो दे दिया दाहिने पक्ष में, लेकिन किसे गुणा करना है ये नहीं दिया, तो उसको आप लोग भर दीजिए। किससे गुणा करना है, तो ऋण 5/7 से करना है। इस प्रगुण का नाम आप क्या लिखेंगे, तो गुणन का, किस पर, गुणन का योग पर वितरण, किस पर, योग पर
वितरण, ये इस प्रगुण का नाम हो गया। तो उम्मीद है आप लोग इन तीनों को समझ गए होंगे। अब चलिए चौथे प्रश्न को देखा जाए क्या है। चौथा प्रश्न कह रहा है सरल कीजिए। बहुत आसान है, केवल गुणा करना है, सरल हो जाएगा तुरंत। पहला प्रश्न कह रहा है कि ऋण 3 गुणे ऋण 10। देखिए पहले हम अंश को लिखते जाते हैं, क्योंकि गुणा करते समय हमें क्या करना होता है, अंश का अंश में गुणा करते हैं। ऋण 3 गुणे ऋण 10 गुणे 18 गुणे ऋण 1। ऋण को हम ब्रैकेट में लिखते हैं हमेशा, और हर में क्या है, 9 है, ऋण 5 है, ऋण 6 है। अगर ऋण 5 से आप ऋण 10 में भाग दें तो कितने बार भाग जाएगी, ये भाग जाएगी आपकी 2 बार। 5 दूनी 10, और ऋण से ऋण कैंसिल हो जाएगा। ठीक। ऋण 6 से अगर 3 को ऋण 6 से भाग दे दिया जाए तो 3 एकम में 3, और यहाँ पे जाएगा 2 बार। 9 से अगर 18 में भाग दें तो ये भी कितनी बार जाएगा, 9 दूनी 18, 2 बार। तो अब देखिए, अब यहाँ पे क्या हुआ, ऋण 3 से जब हमने ऋण 6 में भाग दिया तो ये प्लस हो गया। ऋण 5 से ऋण 10 में भाग दिया तो ये भी प्लस हो गया। 9 से 18 में भाग दिया, ये भी प्लस आ गया, और ऋण 1 ऊपर बच गया है। यानी अगर हम यहाँ पे गुणा करें तो उत्तर हमारा ऋणात्मक आएगा। क्यों? क्योंकि सारे प्रश्न प्लस हो गए, लेकिन एक अभी ऋण में बचा है। तो धन का ऋण में गुणा करते हैं तो ऋण हो जाता है। अब अंश का अंश में गुणा कर दीजिए, 2 दूनी 4। हर का हर में गुणा कर दीजिए तो हर में केवल 2 ही बचा है। अब इस 2 से आप 4 को काट सकते हैं, 2 बार में कट जाएगा। तो ये आपको कितना मिल गया, ये आ गया ऋण 2। यानी पहले प्रश्न का उत्तर आपको आ गया ऋण 2। अब इसके दूसरे भाग को करते हैं। दूसरा भाग है कि ऋण 1 गुणे 3 गुणे ऋण 4 गुणे 6 भागे ऋण 9 गुणे 20 और गुणे ऋण 5। अब देखिए, हम चाहें तो इस ऋण से इस ऋण को कैंसिल कर सकते हैं। ठीक। ऋण 4 से ऋण 5 को कैंसिल कर सकते हैं, केवल ऋण चिन्ह को केवल। यानी अगर हम देखें तो ये हमारा उत्तर धनात्मक आएगा। क्यों? सारे ऋणात्मक संख्याएं कट गई, कोई ऋणात्मक संख्या बची नहीं। अब हम सिंपल इसको सरल कर लें तो देखिए, 3 से 9 में भाग जाएगी कितनी बार, 3 बार। 1 से भाग देने की जरूरत होती नहीं है। 4 से 20 में भाग जाएगी कितनी बार, 5 बार। 4 5 20। 3 से फिर 6 में भाग जाएगी कितनी बार, 2 बार। अब कुछ कटने के लिए बचा नहीं, तो अब जो है उसको वैसे ही लिख लेंगे, ऊपर बचा 2, और हर में क्या बच गया, 2 5 बच गई। 1 5 यहाँ पर है, 1 5 यहाँ पे है, तो 5 बचे कितना हो गया, 25। यानी उत्तर आपका कितना आ गया, 2/25। ये आपका उत्तर आ गया चौथे के दूसरे भाग का। तो इस प्रकार से एक्सरसाइज 1E के सभी प्रश्नों को हम लोगों ने हल कर लिया। उम्मीद है आप लोग समझ गए होंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आराम से इसका अभ्यास करते रहिए।